अब बताओ, अब तुम्हारा स्पष्ट देखो, मौलिक अधिकार दो तरीके से आप देखोगे। एक तो संविधान ने, जो संविधान में वर्णित है वो आपका मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से है, और कुछ मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देकर उसे उन अनुच्छेदों के अंतर्गत माने हैं, है ना। आज भी वो संविधान में अगर मान लो जोड़ा गया होता तो एक संविधान संशोधन किया गया होता, और उसके बाद वो संविधान में जोड़े गए होते। जैसे 21 कैपिटल ए जोड़ा गया है। 21 कैपिटल ए क्या जोड़ा गया है? जीवन जीने, राइट एलिमेंट्री एजुकेशन। 21 में क्या है आपका? जीवन जीने का अधिकार, यही है ना, राइट टू, हाँ 21 क्या है? 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वही जीवन जीने का स्वतंत्रता। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, केवल यही है ना। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे माना कि न सिर्फ किसी केस में बोला कि न सिर्फ जीवन जीने की स्वतंत्रता है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ा है, उसमें लिखा नहीं है। फिर आते हैं हम 21 क में। 21 का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये बनाया गया, ये संविधान में जोड़ दिया गया। मतलब है संविधान के अनुरूप ये आपका मौलिक अधिकार हो गया। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 19 में आते हैं अपन। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का है ना, वहाँ आते हैं क ख ग में दिया है ना हिंदी में, और इस इंग्लिश में ABCD में दिया है ना। क क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक मौलिक अधिकार है, ये आपका मूल है। लेकिन उसके बाद झंडा फहराने का अधिकार ये भी है आपका 19 के अंतर्गत। फिर आपका RTI सूचना का अधिकार इस भी इसी के अंतर्गत माना गया। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, और एक प्रेस की स्वतंत्रता भी यही है ना। ये सारी चीज़ें ये भी आपका मौलिक अधिकार मानी गई हैं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क के तहत। लेकिन ये संविधान में नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार है। इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न पूछता है तो प्रश्न के मोड को समझना। अगर ये जोड़ा गया होता अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के क में, तो जाहिर सी बात है एक संविधान संशोधन होता। ऐसा का आपने कभी पढ़ा नहीं है, ना मैंने पढ़ाया है, होगा ही नहीं तो पढ़ाऊंगा क्या। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये मौलिक अधिकार माने गए हैं। अगर होलिस्टिक स्पष्ट ना पूछे, ये PDF बना के कहाँ डाल दे है? ग्रुप में डाले है का? ग्रुप में नहीं डालने का है, उसमें डालने का है। चलो, इस बात से स्पष्ट हो जाना। क्यों फंसा तू अभी? इसमें लिखा है सूचना का अधिकार, ऑप्शन ए एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई दोनों माना जाएगा। विधिक अधिकार कैसे बन गया? एक संसद ने विधि बना दी, और मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। वही लिया है आंसर। तो फिर मौलिक अधिकार कब नहीं मानेंगे, ऐसा क्या पूछेगा? उसमें स्पष्ट लिख देगा कि संविधान के अनुसार इनमें से क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो सूचना अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है ही नहीं, वो उस पर उल्लेख ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है उसे। ऐसे निजता का अधिकार संविधान के अनुसार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21, है ना। तो ऐसे समझना होगा हमें, ठीक। चलिए आइए, चलो कंटिन्यू करते हैं कल से क्लास। काली आयरिस,
रेगुलर रहो क्लास। यहाँ पर मेरी बीवी नहीं हो। हाँ हाँ, फोटो बस फोटो। और एक ठो दिए ना, उसको अच्छे से बनाओ। तो वो जो बताई ना 2 ठो, वो टाइप तो है शायद पहले से है। उसको तुम मिस कर दी हो स्लाइड बनाने में, तो उसको बना दो एक अलग से। चलो, राष्ट्रीय आपातकाल की तारीख से इस कार्यकाल का विस्तार पढ़ चुके हैं अपन कल। कोई शंका है अब तक? नहीं। लोकसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। कौन सी लोकसभा में? 5वीं। ये मिसिंग था, 5वीं लोकसभा। आई, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। इस सेक्शन से प्रश्न बनाएगा तो बहुत हॉट टॉपिक है, जहां से प्रश्न बनेगा कि मौलिक राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगेगा तो मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 369, ये 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और इनकी विषय वस्तु इसके नीचे लिखी हुई है। ये अनुच्छेद 358 देखो। अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में लगेगा तो देश के नागरिकों का अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार दिए गए हैं आपके। वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना, सभा का क्या क्या है, मैं बोलूँगा, मेरे बोलने की स्वतंत्रता। कहाँ बोलूँगा मैं? सभा में बोलूँगा, है ना। सभा में क्यों बोलूँगा? समिति बनाने के लिए, है ना। समिति बनाकर फिर हम संचलन करने घूमने निकल जाएंगे, घूम के वापस कहाँ आएंगे? अपने निवास आ जाएंगे। निवास का उसके बाद निवास पे आकर अपने रोजी रोटी में बिजी हो जाएंगे। व्यवसाय का अधिकार, ये 6 है। ये 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार स्वतः ही, और कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली कौन। और ये प्रावधान कहाँ है संविधान में? अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 358 में क्या है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं वह स्वतः ही, ठीक है, क्लियर है। अनुच्छेद 359 ये भी जरूरी है। अब देखो क्या है इसके अंदर। राष्ट्रपति को आपातकाल के समय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अब एक और चीज यहाँ पर आपके किताबों में भी गड़बड़ी करता है, अच्छे किताबों में भी गड़बड़ी करता है, बता दूं। और पढ़ाने वाले भी बहुत गड़बड़ी करते हैं। आज सामान्य तौर पर लोग क्या पढ़ते हैं? लोग ये पढ़ते हैं सामान्य तौर पर कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, है ना। सामान्य तौर पर ये पढ़े होगे, अगर पढ़े भी होगे तो ये याद आ रहा होगा, यही याद आ रहा होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार सारे निलंबित हो जाते हैं। ये सामान्य तौर पर लूसेंट होगा, कोचिंग के नोट्स होगा, उसमें आप यही पढ़ोगे, वो गलत है। अब मैं बताता हूँ ये वास्तविकता में है क्या। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 358 के तहत आपका अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार है स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः, ऑटोमेटिकली। और 369 के अनुसार अनुच्छेद 32 निलंबित हो सकता है राष्ट्रपति आदेश द्वारा। क्या होगा? 32। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो उन्हें लागू करवाने के लिए। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अनुसार आपके 32 को निलंबित कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसे लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा पाओगे। ये है वास्तविकता में। ये नहीं है कि सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये नहीं है। यदि उस समय आपातकाल एक विशेष परिस्थिति है, उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के प्रावधानों के अनुसार आपके अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकते हैं। अगर वो निलंबित कर देते हैं तो क्या होगा? इस समय अनुच्छेद 19 तो आपका निलंबित हो चुका, ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया, लेकिन बाकी तो जिंदा है, बाकी मौलिक अधिकार जिंदा है।
यदि उस समय आपका मौलिक अधिकार जीवित है, लेकिन उस समय यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन किसी प्रकार से हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे उन्हें वापस लागू करवाने के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, फिर समझे कि नहीं? अभी जो बोला है ना, लिखा हुआ स्पष्ट, आ गया। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब राज्य, यानी कि यहाँ राज्य का बोल मतलब भारत, है ना, अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से क्या लिखिए रे? बंद, हाँ ठीक लिखिए। ठीक, क्यों? स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है, मतलब राज्य स्वतंत्र हुआ ना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार आपको किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो इस समय राज्य स्वतंत्र है। ठीक, अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। एक और चीज़, अनुच्छेद 19 ये तो पढ़ लिया आपने कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये भी केवल एक कंडीशन पे, बाह्य आपातकाल की स्थिति में। आंतरिक आपातकाल की स्थिति में स्वतः निलंबित नहीं होगा, ये बात याद रखना। केवल अब हम अंदर घुस रहे हैं, जो आमतौर पे लोग मिस कर देते हैं और अचानक एग्जाम में आता है, बोलते हैं गलत कैसे हो गया, है ना। उनको लगता है हमने सही पढ़ा है, हमने किताब में यही पढ़ा है, हमको यही पढ़ाया गया, तो गलत कैसे हो गया, घूमते रहते हैं। वो गलत इसलिए होता है, केवल बाह्य आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता है, बात याद रखिएगा। अभी और क्लियर हो जाएगा, इधर आ जाओ। अनुच्छेद 19 आंतरिक आपातकाल की दशा में निलंबित होता ही नहीं है ना। अब स्पष्ट हो गया 2 लाइन। अब 2 लाइन बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 358 के अनुसार उसमें यह प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव देख रहे हैं, बाह्य आपातकाल की स्थिति में, और आपको पहले से पता है कि बाह्य आपातकाल कब होगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल का आधार युद्ध एवं बाह्य आक्रमण होगा, तो इसे हम बाह्य आपातकाल कहेंगे। इस अवस्था में आपका अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा स्वतः ही, ऑटोमेटिकली। लेकिन यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक आपातकाल लगा है, मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगा है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये दोनों प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? अनुच्छेद 358 में। ठीक है, क्लियर है नोनी? अनुच्छेद 19 पूरे देश में तथा पूरे आपातकाल की अवधि तक निलंबित रहता है। जब होगा ना बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो ये क्या बोल रहा है? पूरे आपातकाल की अवधि तक निलंबित रहेगा और पूरे देश में रहेगा। भले ही आपातकाल, आपको पता है आपातकाल या तो पूरे देश में या तो किसी एक भाग पे लगाया जा सकता है, लेकिन भले ही बाह्य आक्रमण के आधार पर वो किसी एक भाग में लगे, अनुच्छेद 19 बाह्य आपातकाल की दशा में पूरे देश में निलंबित होगा, है ना। ये बात क्लियर है। और राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः ही पुनर्जीवित तथा प्रभाव में आ जाता है। स्वतः समाप्त हुआ, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा स्वतः ही ये पुनर्जीवित हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अनुच्छेद 19 वापस आते हैं, आइए इधर आ जाइए। अब अनुच्छेद 359 के अनुसार क्या, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में किसको निलंबित करते हैं? किसको निलंबित करते हैं? अनुच्छेद 19 तो स्वतः हो गया, राष्ट्रपति किसे निलंबित करते हैं? अनुच्छेद 32 को। 32, इसका मतलब यह है कि बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो जीवित है, वो जीवित है, लेकिन क्या निलंबित करते हैं राष्ट्रपति? उस दशा में यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन किसी प्रकार होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उन्हें लागू करवाने का अधिकार खो बैठते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, कोई बोला क्या? नहीं बोला? तूफान जैसा फीलिंग देता है कि तूफान चल रहा है।
आइए नोट, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित ही नहीं होते, ये तो आप स्पष्ट, ये क्लियर है कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये अनुच्छेद निलंबित नहीं होते। ठीक, 20 और 21 में क्या है? हाँ 20 में है, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये दोनों आपके मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में निलंबित नहीं होते। कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो जिसको भी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में लिया गया है उसका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। भाई उसे अधिकार है ना कि 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में उपस्थित किया, ये सब है ना 20 में। हाँ, उसे अपना वकील को कंसल्ट करने का अधिकार होगा, ये सब है 20 में, ये जीवित रहेगा। और 21 आपातकाल लगा, इसका मतलब ये नहीं किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लोगे, है ना, किसी का भी प्राण हर लोगे, ऐसा नहीं, ये उसका मौलिक अधिकार है। ठीक, 20 और 21 निलंबित नहीं होगा। कहाँ है ये? 359 के अंदर है ना, अनुच्छेद 20, ये देखो लिखा हुआ सामने, लिखा हुआ, इसको देख के पढ़ रहा था कबे, मैं सोचा याद है तेरे को, याद भी है ना। हाँ, अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों का निलंबन पूरे भारत या किसी विशेष भाग पर हो सकता है तथा विस्तार बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों में होता है। ये जो होगा ना अनुच्छेद 59 के तहत, अनुच्छेद जो 32 वो चाहे पूरे भारत में लगे चाहे उसमें, ये क्या बोल रहे हैं? विस्तार बाह्य और आंतरिक आपातकाल दोनों में होगा। ये दोनों ही स्थिति में, आंतरिक आपातकाल और बाह्य आपातकाल दोनों ही स्थिति में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। और क्या बोल रहा है ये? किसी विशेष भाग या पूरे भारत में हो सकता है। ये ठीक है। जबकि इधर हमने 58 में क्या देखा? अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के 6 प्रकार के अधिकार हैं, एक तो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कब? केवल बाह्य आपातकाल, आंतरिक आपातकाल में निलंबित नहीं होंगे, और स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, और जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएंगे। यहाँ कोई इसको निलंबित करेगा नहीं, स्वतः ही होगा, स्वतः ही जीवित होगा। यहाँ क्लियर है। फिर इधर आ गए अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है। राष्ट्रपति कौन से अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इस अवधि में आप, यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय इसे प्रवर्तन के लिए नहीं जा सकते। ये अवस्था दोनों आपातकाल में है क्या? बाह्य और आंतरिक? हाँ, दोनों ही आपातकाल में, बाह्य आपातकाल हो चाहे आंतरिक आपातकाल हो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आपके अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। क्लियर है। या तो पूरे भाग में हो सकता है, पूरे भारत में इसे निलंबित कर सकते हैं, या तो जिस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो केवल उस भाग के लिए निलंबित कर सकते हैं। क्लियर है ना। आगे चलिए। वो हमेशा, वो होता ही नहीं निलंबित, किसी भी अवस्था में अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा जीवित रहेगा। और उपचार के लिए नहीं जा पाओगे उस समय, क्योंकि उस समय जो है पूरा तंत्र कहीं और व्यस्त रहता है। क्योंकि क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ क्यों। आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है कि आप उस समय तो बहुत ही स्थिति ही अलग हो गई है ना। मरता तो नहीं है, लेकिन मान लो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना डिले हो गया तो, है ना, डिले तो हो सकता है ना भाई, युद्ध चल रहा है, आपातकाल की स्थिति है, उस समय तो सामान्य परिस्थिति है नहीं। अब उस समय सुप्रीम कोर्ट इसको डील करे, देश युद्ध में भिड़ा हुआ है और तू 1 घंटा लेट हो गया है तो तूने फाइल कर दिया केस, इसीलिए 32 को इसीलिए निलंबित किया गया है। जीवित रखना पड़ेगा क्योंकि आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उस समय मान लो आपातकाल की दशा में कोई आर्मी जो है किसी को भी भून रही है ना, ये भी तो नहीं होना चाहिए कि युद्ध चल रहा है उसका फ़ायदा उठाकर आर्मी या पुलिस जो है किसी को भी भून दे रहे हैं। हाँ, दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो भाई 21 जीवित रहेगा, भाई 21 जीवित रहेगा, आपका मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। भले ये हो सकता है कि भाई आपातकाल के बाद उसकी व्यवस्था हो, निराकरण हो, क्योंकि उसके बाद तो 32 जीवित हो जाएगा ना। 32 जीवित होगा तो फिर बोलेगा मेरे से इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तब कर लेंगे। लेकिन उस समय विशेष परिस्थिति
कि युद्ध में भिड़ा हुआ है देश, और फिर तो ऐसे उस समय भी लोग छोटे छोटे, क्योंकि उस समय ये तो होगा ना पूरे देश में लगभग अगर युद्ध में भिड़ा हुआ तो आर्मी जो है उसको विशेष छूट दी जाती है उस समय। छूट का मतलब ये नहीं किसी को भी भून दो, लेकिन उस समय अब आर्मी जो है युद्ध से बचाने के लिए किसी को ज़बरदस्ती वहाँ जा रही है कि चलो यहाँ से चलो, और लोग जा नहीं रहे, हमारा मौलिक अधिकार, हम सभा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर इन स्थितियों से निपटने के लिए उठा लो सालों को, नहीं जा रहे, मौलिक अधिकार का हवाला ना दे सके, उठा लो ज़बरदस्ती, है ना। ये है। तो अगर मान लो मौलिक अधिकार सारे जीवित होते और इधर एक समय आपातकाल लगा है, युद्ध में भिड़ा हुआ है भारत, तो बहुत दुविधा हो जाएगा। हमारे यहाँ फिर भी 1.5 होशियारों की कमी नहीं है ना। पाकिस्तानी समर्थित पता चला सभा कर रहे हैं उस समय, हमें युद्ध में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, सभा कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं वीडियो, और ये सब वायरल कर रहे हैं, और दंगे का और वो बना सकते हैं। तो इसीलिए इस समय विशेष तौर पर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है इसी समय, क्योंकि जिस समय युद्ध होगा ना उसी समय, आजकल अभी आज अगर युद्ध होगा तो आज क्या होगा, पूरे अलगाववादी मुस्लिम आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ये सब बिजी हो जाएंगे उसका हवाला लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, और अंदर भी अव्यवस्था फैला दो। चलो ये हो गया यहाँ तक। ये देखो आंतरिक आपातकाल दोनों में होता है। अनुच्छेद 89 तहत जारी आदेश को आपातकाल के दौरान कभी वापस ले सकते हैं। ये अलग फैक्ट, पीछे वाला ऐड हो गया। ये है राष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रपति है ये ना, राष्ट्रीय नहीं है। इससे क्या बताएं, उसको कभी पूछना तो संध्या मतलब गांजा चरस इसका सेवन तो नहीं करती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। गांजा चरस अगर लेती हो तो बंद कर दे, बुरी आदत है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत जो भी आदेश जारी करते हैं ना, वो आपातकाल के दौरान कभी भी वापस ले भी सकते हैं, है ना। जैसे अनुच्छेद 32 को आदेश द्वारा निलंबित किया तो आपातकाल चल ही रहा है, लेकिन उसी दौरान कभी भी वापस ले सकते हैं। अब दोनों का कॉमन चीज़ देखिए, केवल वे कानून व कार्यपालिका कृत्य जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हें ही संरक्षण प्राप्त है, और सभी जिनका संबंध आपातकाल से नहीं उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। अब एक और चीज़ कि संसद की शक्ति और कार्यपालिका की शक्ति, क्या आपातकाल के दौरान इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती? बात एक ही है। न्यायालय में चुनौती दी जाएगी तो भाई उनके कार्य पर न्यायालय अब निर्णय ले सकता है, तो न्यायिक समीक्षा ही हुआ ना, है ना। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है? हाँ, चुनौती दी जा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद, विधायिका और कार्यपालिका अपनी मनमानी ना कर सकें, इसलिए व्यवस्था की गई है कि उस समय वो जो भी कृत्य करेंगे उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन एक छूट है, केवल वो कार्य, वो विधि, वो कानून और वो कृत्य जो आपातकाल से संबंधित हैं, आपातकाल से संबंधित होंगे, उनको छोड़कर उनके सारे कृत्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। विशेष परिस्थिति, इसके लिए अगर वो कोई कदम उठा रहे हैं, उसको छोड़कर बाकी सारे कृत्य जो इस दौरान वो करेंगे, इनसे संबंधित नहीं, कोई अन्य विधि बनाई, कार्यपालिका ने कोई इससे हटकर कोई अन्य आदेश जारी किया, वो सारे कृत्य आपातकाल के दौरान भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत होंगे। तथ्य, अब तक भारत में 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जा चुके हैं। अब तक केवल 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक, अब तक ये लो आगे। पहला 1962 से 68, देखो पूरे कार्यकाल की अवधि 62 से 68 है ये, लेकिन इसके बीच 2 घटनाएं हुई हैं। एक ये, पहला ये, दूसरा ये, चीनी आक्रमण, चीन का आक्रमण। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। सवाल बन सकता है पहले आपातकाल के दौरान कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। अब कहाँ लगा था ये आपातकाल लगा कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश, नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, क्योंकि चीनी आक्रमण वहीं उसी द्वार से हुआ था, है ना। द्वितीय
ये आपातकाल खत्म भी नहीं हुआ था, चीनी आक्रमण तो खत्म हो गया। जैसे ही ये खत्म हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जो पाकिस्तान के साथ युद्ध कब तक चला? 1965 से लेकर 68 तक। इसलिए पहला आपातकाल 1962 से 68 तक चला। पाकिस्तान युद्ध मतलब इस आपातकाल के दौरान दो राष्ट्रपति देखने को मिले हमें। पहला जो चीनी आक्रमण के समय डॉक्टर राधाकृष्णन, पाकिस्तान युद्ध के समय जाकिर हुसैन। जाकिर कौन थे ये? जाकिर हुसैन है? जाकिर नहीं, जाकिर तबला वादक नहीं, वो झबला नहीं, दूसरा जाकिर हुसैन। कौन? अच्छा, वो राहुल गांधी के बापू का क्या नाम है? राजीव गांधी। राजीव गांधी के बापू है वो तो वो फिरोज कौन है? दो लड़कियां के लड़के हैं। उनको बोलो बैठे, मैं आ रहा हूँ। ये देखो, वो छोड़ो, जाकिर हुसैन ये भी हुए हैं। इधर आओ, दूसरा आपातकाल कब लगा? 1971 से लेकर 75 तक। कारण चिर प्रतिद्वंदी, हमारा दुश्मन घोषित है, पता है तुमको? ये राष्ट्र दुश्मन राष्ट्र घोषित है ये पाकिस्तान। हरकतें दुश्मनों वाली ही हैं साले की। एक तो नक्शे में भी पोमेरियन कुत्ते की तरह दिखता है, देखे हो नक्शा पाकिस्तान का। भारत पाक युद्ध, 20 समय देखो, वीवी गिरी तथा फखरुद्दीन अली अहमद दो राष्ट्रपति रहे। ये भी रहे और इनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद भी रहे। ठीक, ये याद रखना, दो राष्ट्रपति थे इस दोनों आपातकाल के दौरान। इधर पहले डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, और दूसरा आपातकाल जब लगा तो पहले वीवी गिरी थे, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरा आपातकाल ये ख़त्म भी नहीं हुआ, मैं बता चुका हूँ आपको। ख़त्म होने वाला था, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होता तो 6 माह के अंदर लोकसभा चुनाव होते, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में उस समय थी। उनको लगा कि चुनाव होगा तो कांग्रेस जीत नहीं पाएगी, माहौल विरुद्ध है अभी भारत में, तो इन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए 375 से 77 तक तीसरा आपातकाल की घोषणा की, जिसका आधार आंतरिक अशांति था। इस समय कौन थे? फखरुद्दीन तथा उसके बाद बीडी जत्ती आ गए। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक, फखरुद्दीन बीच में, हाँ। तो ये याद रहेगा, इस तरह से याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पहले आपातकाल के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, दूसरे आपातकाल के दौरान वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन बस याद रख लो तो भी चलेगा, गिरी और फखरुद्दीन, है ना। ऊपर राधा जाकिर, ऊपर राधा जाकिर, है ना। पहले आपातकाल राधा जाकिर, दूसरा आपातकाल गिरी फखरू, है ना। तीसरा आपातकाल फखरू जत्ती। बीड़ी याद रख लो, बीड़ी फखरू बीड़ी, है ना। जैसे याद हो भाई, है ना। विद ड्यू रेस्पेक्ट, सभी राष्ट्रपति रहे हैं, सम्मान देना चाहिए, लेकिन आपको याद करने के लिए ट्रिक है, क्योंकि कोई वीडियो देख के फिर केस कर दिया तो, है ना। इसीलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ भैया, मेरे दुश्मन बहुत लोग हैं, जान लो, वीडियो एडिट नहीं करना। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब इनके पास खास बात जुड़ी हुई है, ये आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हुई नहीं थी, ये घोषित हो गया, तो बीडी जत्ती इन्होंने दूसरे और तीसरे आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की, इन्होंने की है, याद रखिएगा। समाप्ति, दोनों आपातकालों के समाप्ति की घोषणा इन्होंने की। मुझे ये बताओ, इस आपातकाल के समाप्ति की घोषणा किसने की होगी? यही किए होंगे, वो तो नहीं थे, ये हो थे, इन्होंने की होगी। ठीक, खत्म। चलो नेक्स्ट हम आ रहे हैं संवैधानिक आपातकाल में। थोड़ा सा ब्रेक दीजिएगा, 2 इंक्वायरी निपटा के आ जाता हूँ, जरूरी है, रोटी का सवाल है। आ रहा हूँ मैं वापस। आइए,
ठंडा हो गया क्या क्लास? आओ, राष्ट्रपति शासन 356। देखिए, वैसे तो तीनों आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ना ना ना, केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर उसका, हालांकि उसका अनुमोदन संसद द्वारा होना आवश्यक है। ठीक है। उस दशा में, राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में हमने क्या देखा? कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर, है ना। राष्ट्रपति शासन के लिए अवधि आगे चल, उसके लिए आगे बात करते हैं। अब इसे ही संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। काम चलाने के लिए हम कह देते हैं राज्य आपातकाल, लेकिन तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से ये शब्द सही है और ये शब्द सही है, ये नहीं है। ठीक। किसी, अब ये पूरे भारत में नहीं, अभी केवल विशेष राज्य में लगता है, इसीलिए इसे राज्य आपातकाल कह दिया जाता है काम चलाऊ भाषा में। 355, अनुच्छेद 355 केंद्र का कर्तव्य है। देखिए, ये एक अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है। ये केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ियों से रक्षा करे, है ना, और यह सुनिश्चित करे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुरूप चल सके। तो अनुच्छेद 355 में किसका कर्तव्य बताया गया है? केंद्र का। केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए, है ना, और आंतरिक गड़बड़ियों से भी बचाए, ताकि संविधान के अनुरूप उन राज्यों में शासन चल सके। ये दिया 355 में बताया है। ध्यान, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है। यदि अब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लग सकता है, कब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं? यदि राज्यपाल दो है, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर, आपको पता है कि राज्यपाल जो है, वॉइस नहीं आ रही। ओ रुको, अब आएगी, अब आई। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ, 13 करूँ गिन के। इंतज़ार मत आना पिया, बाहर नहीं आई। हाँ, यदि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, नियुक्त एजेंट होता है राज्यों में, नज़र रखता है, वो राज्यों के गतिविधियों पर नज़र रखता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि फलाना राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है ना, और संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, तो इसी को हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि फलाना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। कह सकते हैं, यदि संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है किसी राज्य में, तो हम कह सकते हैं कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। राज्यपाल ऐसी एक रिपोर्ट भेज देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के अनुसार यदि संतुष्ट हो गए, हाँ फलाना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। और चूंकि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संविधान के अनुरूप फलाना राज्य में शासन नहीं चल पा रहा है, तो इस प्रकार उस राज्य में जो आपातकाल की घोषणा हुई है उसे ही हम संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं 356। राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा राज्यपाल के रिपोर्ट पर या अन्य दूसरे ढंग से संतुष्टि पर। जरूरी नहीं है कि राज्यपाल के रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करें। अन्य कोई किसी स्रोत से भी उन्हें ज्ञात होता है कि फलाना राज्य में
राष्ट्रपति संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो भी वो राष्ट्रपति शासन घोषित लगा सकते हैं। क्लियर है? ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है ना कि कभी प्रश्न आ जाए ऐसा कूट में कि राज्यपाल के रिपोर्ट पर ही राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करेंगे। सही नहीं है। उन्हें राज्यपाल के अलावा किसी अन्य स्रोत से भी यदि ये ज्ञात हो कि फलाना राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है तो वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देंगे। ठीक। अब देखिए, राज्य में आपातकाल लगाने की दो आधार ही हैं। दो आधारों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दो आधार, एक आधार तो स्वयं अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है और एक आधार अनुच्छेद, रिवर्स कर दो, 56 को बदल दो, रिवर्स कर दो, 65 हो जाएगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दो आधार, स्वयं अनुच्छेद 356 में, दूसरा आधार रिवर्स कर दो 365 में। ठीक। 356 में देखिए क्या आधार है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक हो कि राज्य में आश्वस्त हो रे नोनी, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो, आश्वस्त यही होगा ना, बहुत अब्बर साल हो गए हिंदी में नहीं लिखे होंगे, यही है ना। हाँ, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि राज्य में ये पालन इधर का है। ये है ना। यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि राज्य में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अरे नोनी इधर एक ठो चार्ट एक कोई बनाया हुआ हो, एक ही स्लाइड में हो तभी वो सही होगा। ये हो रहा नहीं चल सकती, अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है ना। क्या है 356 में, यदि राष्ट्रपति आश्वस्त हो कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल रहा है, नहीं चल सकती, या फिर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, तो ये एक आधार हो गया राज्य में राष्ट्रपति शासन का। दूसरा, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन। केंद्रीय कार्यपालिका निर्देश देती है राज्य को। यदि केंद्रीय कार्यपालिका के दिए गए निर्देशों का पालन राज्य नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं कर रहा है, दोनों ही दशा में ये माना जाएगा कि वहाँ भी संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। ये दो आधार हैं। एक तरफ सिर्फ ये कि संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है, एक तरफ केंद्र द्वारा जारी किए गए निर्देशों का यदि राज्य पालन नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा है। तो ये दो आधार हैं, एक 365, एक 356, एक 365। अब इसको यदि समझना चाहो 356 को, ये तो बहुत व्यापक है। ये जैसे संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है, इसे समझना है। देखो, आपको ये पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होगा, अब मैं राज्य में आ जाता हूँ ना, संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार किसी राज्य में सरकार उसी की होगी जिसका विधानसभा चुनाव में बहुमत होगा, विधानसभा में, है ना। और सरकार 5 वर्षों तक बनी भी तभी तक रहेगी जब तक वो विधानसभा में बहुमत में रहेगा। यही है ना। अच्छा, चलो भैया, चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, स्पष्ट बहुमत, सरकार बना ली। जैसे उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। कितने, लगभग 90 में कितने, 63 67 है, 78 69 कुछ होगा, चलो 70 मान लो।
90 सीटों में 70 विधायक कांग्रेस के हैं, स्पष्ट बहुमत है, आधे से ज़्यादा। सरकार इनकी बन गई। लेकिन ये 5 वर्ष तक सरकार में तभी तक बने रहेंगे जब तक ये विधानसभा में बहुमत में रहेंगे। मान लीजिए कुछ विधायकों की मृत्यु हो गई अचानक, कुछ विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया विधानसभा की सदस्यता से। इस प्रकार अचानक पता चला कि 15 विधायक और 15 में से 10 ने त्यागपत्र दे दिया और 5 के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया न्यायालय ने। तो इस प्रकार से उनकी सीटें रिक्त हो गई। तो 70 से घटकर कितने हो गए? 40 हो गए। बहुमत है क्या कांग्रेस का? 40 नहीं, 90 सीट हैं विधानसभा में, बहुमत के लिए कम से कम 46 विधायक होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस विधानसभा में अल्पमत में आ गई। किस में आ गई? अल्पमत। बहुमत में थी तो सरकार थी, अब अल्पमत में आ गई तो सरकार जाएगी, सरकार अब गिर जाएगी, है ना। अच्छा, अल्पमत में आ चुके हैं। राष्ट्रपति तुरंत ये रिपोर्ट भेजेंगे राज्यपाल कि सरकार अल्पमत में है। सरकार अल्पमत, उनको तो पता चलेगा ना अल्पमत में है, अल्पमत में है। अब तुरंत राष्ट्रपति क्या करेंगे? संविधान के अनुसार आपके राज्य में शासन नहीं चल पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार हो ही नहीं सकती। आपकी सरकार बनी रहे इसके लिए आपका बहुमत में होना आवश्यक है। आप अल्पमत में आ चुके हो। राष्ट्रपति संतुष्ट हो गए कि सरकार अल्पमत में है। अब क्या करेंगे राष्ट्रपति? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। समझे? अभी कार्यपालिका के निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे हो तो स्पष्ट है यहाँ पर संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है, ये समझना था। तो ये यही है ना। समझ गए? कैसे रोनी? 2 आधार क्लियर है। आइए नोट, संविधान में राज्य के लिए आपातकाल शब्द का उल्लेख नहीं, तो तकनीकी रूप से राज्य आपातकाल गलत है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, या अन्य शब्दों में कह देते हैं संवैधानिक आपातकाल, क्योंकि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा होता है, इस आधार पर लगाया जाता है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। एक और चीज, एक और फैक्ट, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कोई अवधि निर्धारित है क्या? नहीं, कोई अवधि निर्धारित नहीं। कितनी ही बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ता जाएगा। बढ़ता नहीं, 1-1 वर्ष के लिए नहीं, 6 माह के लिए ना। एक बार में 6 माह के लिए बढ़ता है, और कितनी ही बार 8 साल युद्ध चला, 10 साल युद्ध चला, बढ़ता जाएगा, कोई अवधि नहीं। लेकिन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि एक बार लगा, उसके लिए अवधि निश्चित की है संविधान में, और वो क्या है? 3 वर्ष। फिर आपके मन में एक सवाल आ जाएगा, यदि मैं कहूँ कि ऐसा कोई राज्य जहाँ सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा है अब तक, तो मैं बोलूँगा पंजाब। और वर्ष तो आप पूछेंगे सर कितने वर्ष तक लगा, तो मैं बोलूँगा 5 वर्ष। तो आप बोलोगे कि संविधान ने तो अधिकतम अवधि 3 वर्ष तय की है, तो पंजाब में 5 वर्ष क्यों? तो मैं बता देता हूँ, विशेष परिस्थिति में पंजाब में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। आप लोग, पता नहीं आप लोगों को ज्ञात होगा कि नहीं, आप लोगों के ज़माने का ये वाक़या है कि नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तब जैसे जम्मू कश्मीर का आपका बीच में खबर आती थी ना, ये बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ ये हुआ, या फायरिंग हुई, ये हुआ, ऐसी ही गतिविधि किसी समय पंजाब में चलती थी। पंजाब का भी वही हाल था। आए दिन बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाएं पंजाब में हुआ करती थी, है ना। किस लिए? खालिस्तान, है ना। पंजाब का एक क्षेत्र, खालिस्तान दो हमको स्वतंत्र, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खालिस्तान बनाओ। ठीक, मतलब ये जानते हो किसका प्रायोजित था?
पाकिस्तान का, क्योंकि पंजाब जब भारत विभाजन हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा, पूर्वी हिस्सा भारत में रहा और उसका एक हिस्सा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। ठीक, ये होता था। इसी समय एक व्यक्ति का नाम खास तौर पे सामने आता है। कौन? मैं नेगेटिव वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केपीएस गिल की बात कर रहा हूँ, पंजाब के डीजीपी, है ना। इन्हीं की नीतियाँ थी, इन्हीं की पॉलिसी थी कि इन्होंने जलते पंजाब को लाइन पे ले आए, शांत कर दिया, पूरे आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया। और इसी उपलब्धि के चलते हमारे रमन सिंह के गवर्नमेंट में केपीएस गिल को यहाँ नक्सलाइटों को ख़त्म करने के लिए नियुक्त किया गया था, बुलाया गया था स्पेशली। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6 माह बाद केपीएस गिल ये बोलकर यहाँ से चले गए कि मुझे यहाँ पर डमी बनाकर रखने के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। मतलब बुला के रख लिया और कुछ नहीं करने के लिए आदेश दे दिया, है ना। उसको कुछ करने ही नहीं दिया जा रहा है तो वो वापस चल दिए, हाँ, दिखाने के लिए, है ना। भाई आपने किसी को नियुक्त किया है तो आप उनको पावर दो, अधिकार दो। तो दिखाने के लिए केपीएस गिल को बुलाया, 6 महीने बाद तो चल दिए। ये हुआ यहाँ पर। मतलब इससे पता चलता है कि सरकार नक्सलाइटों को ख़त्म करना चाहती नहीं है, क्योंकि ये उनके चुनाव में काम आते हैं, है ना। अपने चुनाव में अपने उद्देश्यों के लिए हर एक सरकार नक्सलाइटों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, है ना। चुनाव आता है, रमन सिंह घोषणा करते हैं कि मैं फलाना नक्सलाइट इलाके में साइकिल मार्च करूंगा, है ना, दिखाने के लिए कि रमन सिंह मौत से नहीं डरते हैं, वो लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना रमन सिंह ने की है यहाँ। कैसे होगा? सूचना दे दी गई, मैं आ रहा हूँ, वहाँ कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। रमन सिंह ने एकदम सीना चौड़ा करके साइकिल चला के नक्सली इलाकों में घूम रहे हैं, है ना। क्यों भाई? तुम उनसे क्या राखी बंधवाते हो? तुमको नहीं मारेंगे? मतलब नेक्सस है, सरकार और नक्सलाइटों के बीच नेक्सस है। आम जनता, भेड़ जनता, 90% जनता ये समझ नहीं पाती। और रमन सिंह कितना बहादुर है ना, नक्सली मन से नहीं डरे, हमारे पर साइकिल मार्च करा थे। बनाओ, ये सारी गतिविधियाँ उन्हीं को चूतिया बनाने के लिए की जाती हैं जो चूतिया पैदा हुए हैं और चूतिया मरेंगे, जिनका विवेक नहीं होता। भेड़ होते हैं, भेड़। कुछ का विवेक होता है, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। 90% भेड़ है, वो वोट दे देंगे तो सरकार तो बनी जाए। मर गए जाथस आए तो तुसी मत जाओ, आए जाना पड़ेगा। फिर कब मिलोगे? छोड़ो, इधर। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 वर्ष के बाद यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद भी ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसका सामान्य शर्त यही हुआ कि संविधान ने भैया किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए अधिकतम सीमा 3 वर्ष तय की है। यदि उसके बाद किसी विशेष परिस्थिति में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के बाद बढ़ाना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक, स्पेशल संविधान में संशोधन केवल पंजाब के लिए। कि एक और बात बता दूं, वो जो उस समय संविधान में संशोधन हुआ वो सभी राज्यों के लिए नहीं हुआ, वो केवल स्पेशली पंजाब राज्य के लिए संविधान में संशोधन हुआ और तभी आगे 2 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सका। ठीक है, आइए। अपवाद, अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के अनुसार ही पंजाब में 5 वर्ष तक प्रभावी रहा। संविधान में संशोधन किया, पंजाब के लिए स्पेशल कंडीशन में उसका कार्यकाल बढ़ाया, 356 में ही इसका वर्णन किया गया, इंसर्ट किया गया, संशोधन कर, वो केवल पंजाब के लिए ना, ध्यान रहे। नहीं, बढ़ाया गया। फिर उसके बाद
किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बढ़ाया नहीं जा सकता यदि संविधान में संशोधन नहीं किया गया ना। राष्ट्रपति शासन भी एक बार में बढ़ाया जाता है, एक बार में नहीं लगता 3 वर्ष के लिए। एक बार में इम्पोज हो गया मतलब 3 वर्ष के लिए लगातार रहेगा, ऐसा नहीं होता, उसको भी बढ़ाया जाता है। तो अब 3 वर्ष बीत चुका है, मतलब आप आगे बढ़ा नहीं पाओगे, अगले 6 माह के लिए बढ़ा नहीं पाओगे आप, जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करोगे। मिनिमम 6 माह का रहता है, उसके बाद उसको बढ़ाते हैं। हाँ, बढ़ाते जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भी वैसे ही होता है, एक बार में लग गया मतलब 6-6 माह के लिए बढ़ाया जाता है, एक बार में नहीं बढ़ेगा। अभी समझ जाओगे, वो स्पष्ट आ जाएगा, अभी आगे आएगा। बी फैक्ट 1990 संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? 64वां। उल्टा काहे लिखिए रे? क्या 67-68? तुम्हारे नोट्स में क्या लिखा है ये? 268 उसमें भी कंफ्यूजिंग है, एंड है कि 2 है, समझ नहीं आ रहा। सड़सठ और 68 है ये, तभी तो मैं बोलूं, समझा देता हूँ। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1990 में। 67 और ये 2 नहीं है, 68। दो संविधान संशोधन हुए 1991 में। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? पंजाब से। पंजाब में जो 5 वर्ष हुआ ना ये, इसके लिए। तो क्या इसको 5 वर्ष किस अवधि में हुआ? तो 2 बार संविधान संशोधन हुए इससे रिलेटेड। पंजाब में 5 वर्ष उसी से संबंधित, एक ये और एक ये। 3 संविधान संशोधन हुए पंजाब में 5 वर्ष तक के, ये जो चला ना, इसके लिए। तो कौन कौन सा रिलेटेड है? पंजाब में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए 64वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1990 में हुआ, और 67 और 68वां संविधान संशोधन जो 1991 में। ये याद रखिएगा, बहुत डिटेल नहीं जाना है ना, इतना याद रखिएगा बस। ये लो, एंड को 2 लिख समझ के लिख दिए पगली। फिर से लिख गया, अरे पगली फिर से लिखिए इसको, एंड छोड़ो इसको। और एक और वाकया पंजाब से जुड़ा हुआ है। देश में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? पंजाब में ही लगा। कब? 1951। ठीक। फिर आप बोलोगे कि संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नहीं, हो तो गया, ठीक है, 50 को हो गया था ना। सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक रहा। और एक और चीज़, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक रहा? पंजाब ही है, उसका भी उत्तर पंजाब है। अब संसदीय अनुमोदन तथा अवधि देख लो आप। अच्छा, राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा बार अब तक कहाँ लगा है? बदल गया, पहले यूपी था, फिर झारखंड हुआ, अब मणिपुर। एक लिख लो, स्लाइड में नहीं होगा तो। पहले था, अरे भाई अलग अलग समय पे लगता रहा ना। अभी आप एक चीज़ लिख लो, अब तक किसी राज्य में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कौन से राज्य में लगा? मणिपुर। पहले कुछ समय पहले मणिपुर नहीं था। ठीक, आइए अब संसदीय अनुमोदन तथा अवधि देख लें। हाँ, अरे वो तथ्य कहाँ गया? मेरे नोट्स में तो था नहीं है। आप लिखवाए थे। अच्छा, एक और चीज, एक और फैक्ट तथ्य लिखो तो, एक और तथ्य लिखो। किस राज्य में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कर्नाटक, 7 दिन। कर्नाटक 7 दिन। ये दोनों नहीं जोड़ना है नोट्स में ना, PDF में ऐड करना है, याद दिलाना। ठीक, आइए
संसदीय अनुमोदन तथा अवधि देख लेते हैं आप। संसदीय अनुमोदन राष्ट्रपति शासन का कौन सी बहुमत से होगा? सामान्य बहुमत। ठीक, पहला तथ्य इंपॉर्टेंट, सदन में उपस्थित तथा मतदान का बहुमत चाहिए, मतलब 50% से अधिक। ये देखो, इसको ध्यान नहीं दी, 50% से अधिक। चलिए आइए, लोकसभा तथा राज्यसभा मतलब संसद में कितने माह के भीतर चाहिए अनुमोदन? 2 माह, घोषणा की तारीख से 2 माह। राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा भंग, क्या होगा अगर ये अनुमोदन हो गया संसद से? तो क्या होगा? राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य विधानसभा क्या होगी? भंग हो जाएगी। ठीक, एक और चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये देखो, घोषणा से पूर्व, घोषणा के दौरान, बट समझाता हूँ, पहले इधर क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी और जो राज्य की विधानसभा होगी वो भंग नहीं होगी, वो निलंबित होगी, है ना? क्या होगी? सस्पेंड होगी, है ना? सस्पेंशन और टर्मिनेशन, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है। सस्पेंड मतलब अस्थायी समय के लिए, अस्थायी काल के लिए। टर्मिनेट मतलब ख़त्म पूरी तरह से। तो क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे ही राष्ट्रपति जिस दिनांक को किसी राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेंगे, राज्य की मंत्रिपरिषद और विधानसभा सस्पेंड हो जाएगी, निलंबित, कार्य नहीं करेगी वो। अगर संसद में सामान्य बहुमत से उस राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन पारित नहीं हो पाया तो वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। लेकिन 2 माह के भीतर जैसे ही संसदीय अनुमोदन मतलब सामान्य बहुमत से संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया तो क्या होगा? राज्य मंत्रिपरिषद तब भंग हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, और राज्य विधानसभा भी भंग हो जाएगी। क्लियर है ना? नीचे देखो, 6 माह तक, एक बार में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो कितने माह तक? 6 माह तक। ठीक, दोबारा 6 माह तक जारी, फिर से उसका अनुमोदन हो जाएगा जारी रखने के लिए, फिर से 6 माह तक जारी रहेगा। एक बार में 6 माह बढ़ाया जा सकता है, क्लियर है, जैसे वहाँ था। परंतु घोषणा के 1 वर्ष पश्चात, परंतु घोषणा का 1 वर्ष बीत जाएगा, तो आज घोषणा किया, 6 माह के लिए लगा, है ना? अनुमोदन मिल गया, 6 माह के लिए रहेगा। फिर उसको जारी रखने के लिए फिर से संसद में जाएगा, अनुमोदन मिल गया, 6 माह के लिए हो जाएगा। ऐसा 1 वर्ष तक के लिए होगा। अब 1 वर्ष बीत चुका है, घोषणा की तारीख से 1 वर्ष बीत चुका है। अब क्या होगा? राष्ट्रपति शासन अगले 2 वर्षों तक एक बार में 6 माह 2 परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष तक तो सामान्य प्रक्रिया, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, 6 माह के लिए लग गया, अनुमोदन मिल गया, जिंदा रहेगा। फिर से आगे बढ़ाना है, फिर से संसद में प्रस्ताव आएगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, पारित हो गया, 6 माह के लिए बढ़ गया। ऐसा 1 वर्ष तक सामान्य परिस्थिति। उसके बाद उस 1 वर्ष के पश्चात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए, भाई बढ़ेगा तो हमेशा एक बार में 6 माह का ही। लेकिन क्या बोल रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को यदि 1 वर्ष बीत गया तो 1 वर्ष के पश्चात निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में ही वो 6-6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बहुत सिंपल सा आप बोल देता हूँ एक लाइन में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक के लिए लगा रहा, 1 वर्ष के पश्चात उसे तभी बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए 2 परिस्थितियाँ हैं, केवल 2 परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ेगा तो एक बार में 6 माह के लिए ही, लेकिन 1 वर्ष के बाद वो बढ़ाया तभी जा सकता है जब उसकी 2 परिस्थितियाँ। वो परिस्थिति कहाँ गए नोनी? आए ये पूरे भारत में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रपति वालों की घोषणा हो, ये नहीं है।
है इसमें? वही तो है सर, है? वही तो है, फर्स्ट और सेकंड में लिखना है। अच्छा ये है, यही है। अरे ये चार्ट एक में नहीं आ पाता ना, दे दो नोट्स। चार्ट ये पूरा का पूरा चार्ट है और स्लाइड में संभव ही नहीं पता हो पाता क्या? संभव एक ही स्लाइड में आ जाए पूरा है? संभव नहीं हो पाता शायद। इतना कोशिश तो की है भाई, हो जाता। अगर फॉन्ट छोटा होता तो अपन जूम कर करके कर सकते थे। मान लो इतना बड़ा होता तभी तो दिख रहा है क्या? तो बन जाता शायद एक स्लाइड में। ठीक है, चल ये दो परिस्थिति देख लेते हैं ना। एक वर्ष पश्चात किन दो परिस्थितियों में वो आगे बढ़ सकता है? ये पूरे भारत में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो। पहली कंडीशन, वो क्या बोल रहा है? उसी समय जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल भी चल रहा हो, या तो पूरे भारत में या तो किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। पूरे भारत में या पूरे राज्य या राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय सिंपल सी बात, उस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित हुई। एक परिस्थिति हो गई, तभी वो 1 वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है। दूसरा कंडीशन देखो, यदि केंद्रीय चुनाव आयोग, कौन सा चुनाव आयोग? केंद्रीय वाला ना, वो राज्य वाला नहीं। केंद्रीय चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य में निष्पक्ष चुनाव की स्थिति नहीं है, कि अब भी वहाँ पर परिस्थिति सही नहीं है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते। ये अपनी रिपोर्ट में ऐसा कर देता है, कह देता है, तो उसके बाद ही ये दो ही परिस्थितियाँ हैं कि 1 वर्ष पश्चात किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जा सकता है। ये क्लियर है? कैसे संध्या आज तक कुछ अलग ड्रेस पहनी है श्री, है ना? है कब, मतलब क्या बोल रही? तो मैं तो जानता हूँ हीरा है तू। अच्छा, इसीलिए अलग ड्रेस पहनी। अरे यार, हाउ अचानक कैसे संध्या संध्या हो गया है ये? मैं तो इसका जब भी देखता हूँ तो हीरा की तमन्ना वाला गाना याद आता था मेरे को। ये संध्या कैसे हो गई? सॉरी 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 सॉरी, बहुत बुरा लगता होगा तेरे को, मेरे को मालूम है, सॉरी। कभी मैं उसको अभी बीच बात में 2-3 दिन से ही संध्या बुला रहा था तेरे को। हो अरे साल, मैं भी क्या बताऊँ, बौरा जाता हूँ, दिमाग कायदे में रहता नहीं है ना। ये दो परिस्थिति क्लियर है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जिस तारीख से कर दी राष्ट्रपति ने, है ना, अनुमोदन मिल गया तो एक बार में 6 माह के लिए रहता है। 6 माह के बाद फिर से संसदीय अनुमोदन मिलेगा तो अगले 6 माह के लिए बढ़ेगा। ऐसा 1 वर्ष हो चुका। अब 1 वर्ष बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संसदीय अनुमोदन से नहीं बढ़ेगा, वो केवल 2 ही परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है। पहले वो परिस्थितियां देखो, यदि उसी समय पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो या किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, जरूरी नहीं कि उस राज्य में ना, किसी भी राज्य में लगा हो, या फिर राज्य के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तभी वो 1 वर्ष के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। एक समय में 2 जगह लगा होगा क्या? सर किसी राज्य में लगे, उसको किसी और राज्य या भाग में लगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल, हाँ वो क्या बोल रहा है देखो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो उसी समय देश में या देश के किसी राज्य में या किसी भाग में, तभी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट में ये कह दे कि इस समय इस राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की परिस्थिति नहीं है, तभी बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। 1 वर्ष में ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आइए पीछे वापस चलते हैं, आइए इधर। कहाँ लाइन में थोड़ा सा?
अबे 3 वर्ष अधिकतम सीमा बताया ना, 1 वर्ष तो बीत गया, वो 2 वर्ष की बात कर रहा है कि अब अगले 2 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगा रह सकता है, वही है। लेकिन बढ़ेगा तो एक बार में 6 माह, वही है। अभी स्पष्ट हुआ? हर 6 माह में बताना पड़ेगा सर। हाँ, 1+2 तभी होगा। इधर आइए, अब देखिए आप आगे, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से पूर्व लोकसभा भंग है और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा है और उस दौरान लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा, है ना? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने इसको अभी पढ़ा नहीं होगा। पढ़े हो किशन? मुझे मालूम है ये नहीं पढ़े हो। अब देखो, नई लोकसभा की प्रथम, दोनों ही परिस्थितियों में नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 1 माह के अंदर अनुमोदित स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा, है ना? अब इस दौरान जब ये भंग है, तब देखो राज्यसभा क्या करेगा। यदि राज्यसभा ने 2 माह के भीतर अनुमोदन या जारी रखने की स्वीकृति दे दी हो तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक, मतलब लोकसभा किसी भी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति शासन लगने से पूर्व से भंग है, यदि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया उसके बाद भंग हो गई, तो राज्यसभा अकेले यदि 2 माह के भीतर उसको सामान्य बहुमत से पारित कर देता है, मतलब राष्ट्रपति शासन लीगल हो गया, जारी रहेगा, और अगले 6 माह के लिए भी सामान्य बहुमत से पारित कर देगा तो वो जारी रहेगा। क्लियर है? लेकिन चलो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को 8 माह हो चुका है, ठीक, 6 माह एक बार में लगा और अगले 6 माह के लिए अनुमोदन राज्यसभा ने कर दिया, आगे बढ़ गया। 8 महीने बाद नई लोकसभा का चुनाव हो गया है, पहली बैठक हो गई। अब क्या बोल रहे हैं? अब 1 माह, पहली बैठक से 1 माह के भीतर यदि उस राष्ट्रीय, क्योंकि लोकसभा तो भंग थी, अनुमोदन तो दिया नहीं उन्होंने, यदि वो अनुमोदन पारित नहीं हुआ सामान्य बहुमत से तो क्या होगा, राज्य में वो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। ये है ना? हाँ, 1 माह। ऐसे सामान्य अगर संसद के दोनों सदन है तो कितनी अवधि के भीतर अनुमोदन होना चाहिए? 2 माह, है ना? क्लियर है? फिर से अचानक तुम लोग शांत हो गए कल की तरह। कैसे अमेरिका, ब्रिटेन? कौन गांव है तो और अमेरिका? हाँ, मायके। नन्ही रोड अहिवारा। चलो, अमेरिका में कोई गांव नहीं था। कौन रखे नाम अमेरिका? पापा के बहुत सपना रही इसका अमेरिका जाए के है? हाँ। मैं जब छोटा था ना, अपने स्कूल में जब पढ़ा करता था तो एक प्रकाश डागरे नाम का मेरा मित्र था। वो ना, हमारा जो 6वीं 7वीं की बात है, वो ना गर्मी की छुट्टी में गायब हो जाता था। हम लोग क्रिकेट साइकिल चला के पीसीसी ग्राउंड क्रिकेट खेलने जाते थे, जो भी स्कूल के थे। वो गायब हो जाता था, नहीं दिखता था गर्मी की छुट्टी में। जब स्कूल शुरू होता था अगला क्लास तो आता था और ना सेलिब्रिटी बन जाता था साला क्लास में। कैसे? लोग उससे पूछते थे तो कहाँ गया था, तो बोलता था मैं सिंगापुर गया था। अब साला बोले सिंगापुर गया था तो हमारे लिए मतलब फॉरेन गया था। अब वो उसका मज़ा भी लेता था। सब बोलते थे विदेश, बड़ी बात थी ना भाई, विदेश गया था, फ्लाइट में गया होगा, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ, तो ये कितना रईस है। और दूसरा ख्याल क्या आता था, कितना अमीर है, कितना अमीर है, ये विदेश जाता है घूमने, है ना, ऐसा फीलिंग आता था। इस बात को समझ, जब स्कूल से निकल गए ना तब समझ में आया कि साला पपलू बनाता। सिंगापुर ये हमारा गांव है छत्तीसगढ़ में,
फिर और बड़े हुए तो पता चला कि कोरिया भी है हमारे यहाँ, जिला है एक, है ना। ऐसा होता था उस समय। ठीक है, ये क्लियर है पूरा। चलो, ये तो आप जान गए हो ना। अगर 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन नहीं मिला तो पुनर्जीवित हो जाएगी विधानसभा और मंत्रिपरिषद। ठीक है, फिर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है ना। जैसे आपने राष्ट्रीय आपातकाल में क्या पढ़ा था, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और कभी भी वापस ले भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राष्ट्रपति ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करेंगे और कभी भी परवर्ती मतलब उल्टा, है ना, उल्टा घोषणा द्वारा वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति शासन हटा सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं। खास बात, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं। देखो कब, जब विधानसभा निलंबित या भंग हो, संसद प्रत्यायोजन नहीं, कब की आवश्यकता नहीं। दूसरा फैक्ट है ये, जब विधानसभा निलंबित या भंग हो, संसद प्रत्यायोजन द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यायोजन के लिए अधिकृत कर सकती है किसी प्राधिकारी की वह आपातकाल के दौरान राज्य के लिए कानून बनाए। अब सिंपल कर देता हूं इसको। ये क्या बोल रहा है, मान लो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लग गया है, घोषणा कर दिया राष्ट्रपति ने। अब ये बोल रहा है कि इस दौरान संसद क्या कर सकती है। आपको पता है प्रत्यायोजन, ये शब्द सुन चुके हो आप, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, बाजीगर में बाजीगर। हाँ, अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कर सकता है। विधि बनाने की शक्ति संसद की है। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस समय आपको ये पता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य की सारी विधायी और कार्यपालिक शक्ति कहाँ निहित हो जाएगी, केंद्र में निहित हो जाएगी, मतलब संसद को चली गई। अब संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है नहीं। ओके, और राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी होता है ना, होता है कि नहीं, होता है ना। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या उस किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है? नहीं, उस समय नहीं होती। भंग केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान होगी, और वो भी कब, जब संसद के अनुमोदन 2 माह के भीतर हो जाएगा, तभी होगी भंग। क्लियर है? अन्यथा सामान्य तौर पे आप क्या पढ़े होगे कि देश में राष्ट्रपति, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है विधानसभा भंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, अनुमोदन मिलने के बाद ही होगा, वरना पुनर्जीवित हो जाएगी। ठीक, निलंबित होती है पहले। क्लियर है? ये बोल रहा है कि संसद जो है अपनी शक्ति, मतलब विधि बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन कर देगी। किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, मतलब जिस राज्य में राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन विधि बना सकते हैं, विधि बनाकर शासन कर सकते हैं। इसका मतलब तभी तो राष्ट्रपति शासन कहला रहा है ये, है ना। या फिर राष्ट्रपति को भी ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति भी अपने उस शक्ति जो संसद ने प्रत्यायोजित कर राष्ट्रपति को दी है, और राष्ट्रपति प्रत्यायोजित करके किसी और को भी अधिकृत कर सकते हैं कि उस राज्य में तुम कानून बनाओ। राज्यपाल को कर सकते हैं। और मैं तेरी तरफ देखता हूँ तो एकदम न्यूट्रल फेस काहे बना लेती है? ऐसे ही रहती है। भविष्य में तेरे हस्बैंड को मुश्किल हो जाएगा रे। समझ नहीं पाएगा कि किस समय तेरा मूड कैसा है, फिर तू त्रिया चरित्र कैसे चल पाएगी? त्रिया चरित्र का मतलब यह है कि स्त्रियों का एक स्वाभाविक गुण होता है ना। पति को अच्छा वश में रखना भी चाहिए, नहीं तो तुमको पता है पुरुष जाति छिछोरी होती है, इधर उधर भागने लगती है। बुरा लग रहा है ना?
अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर मेरी ये बात रामबाण की तरह तुमको याद आएगी। अपने मम्मी से पूछना, मम्मी भी तुमको अभी नहीं दी होगी, ये सीख तुमको दिया जाएगा, माता श्री ही देगी एक निश्चित समय पर। कैसे नोनी, नहीं मिले तो नहीं मिले, माता श्री नहीं बोले, बोला कंट्रोल में रखे कर, नहीं बोले, यूनिक माता श्री इनकी है ना। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सॉरी सॉरी। तुमको मिला है, मिला है, वो देखो मेरे ऊपर, इसीलिए वो स्कीम सब प्रयोग करती रहती है। मैं रहूँगा कंट्रोल में, चिंता मत कर। ठीक है, ये क्लियर है? सर आप वो बता रहे थे राष्ट्रपति किसके प्रत्यायोजन कर सकती है, राज्यपाल वाला? किसी को भी कर सकते हैं ना। राज्यपाल? हाँ, राज्यपाल तो ऑलरेडी एक एजेंट है ना केंद्र का, प्रत्यायोजित कर देंगे, फिर राज्यपाल विधि बनाएगा उस राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन के दौरान। ये लो, मतलब एक खास बात है कि इस दौरान संसद विधि बनाने की, आपको ये पता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो फिर निलंबित हो जाएगी, मतलब विधि बना, उस राज्य के लिए विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। या तो संसद स्वयं बना ले, या तो संसद क्या कर सकती है? अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन कर सकती। किसे कर सकती? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति बनाएंगे उस राज्य के लिए विधि उस समय के उस दौरान, और राष्ट्रपति भी उस शक्ति का प्रत्यायोजन आगे कर सकते हैं, किसी और को अधिकृत कर सकते हैं, वो बनाएगा उस राज्य के लिए विधि उस दौरान। ये है खास बात। ठीक, आइए संसद या नहीं है वहाँ पे? है, या नहीं आएगा? हाँ वही तो बोल रहा हूँ। संसद फिर आगे क्या है? प्रत्यायोजन की स्थिति में हाँ, राष्ट्रपति। देखो संसद प्रत्यायोजन की स्थिति में राष्ट्रपति या कोई प्राधिकारी, संघ, प्राधिकारी कॉमा होगा, संघ या प्राधिकरण या अधिकारी के कर्तव्य निश्चित करने हेतु विधि बना सकता है, जो राष्ट्रपति अधिनियम कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि प्रत्यायोजन की स्थिति में अगर संसद ने अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजित कर दिया तो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति या कोई प्राधिकारी, संघ या प्राधिकरण या अधिकारी के कर्तव्य, उनके कर्तव्य क्या होंगे ये निश्चित करने हेतु विधि बना सकता है। लेकिन इस दौरान वो विधि क्या कहलाएगी? राष्ट्रपति अधिनियम कहलाएगी, क्योंकि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, कैसे किशन? लोकसभा के सत्र में ना होने पर, सभा के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि से धन के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकते, जिसे बाद में लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो कौन ऑथोराइज कर सकता है? राष्ट्रपति, कि राज्य के संचित निधि से धन निकाला जा सके। ठीक है, क्योंकि विधानसभा तो भंग है ना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो विधानमंडल का अनुमोदन से पैसा निकलता है, लेकिन वो तो भंग है, तो फिर उस राज्य की संचित निधि से पैसा किससे निकलेगा? राष्ट्रपति राज्य के संचित निधि से धन के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, जिसे बाद में लोकसभा के अनुमोदन की आवश्यकता होती। जब लोकसभा सत्र में आएगा तो लोकसभा में उसकी स्वीकृति चाहिए होगी, बस यही है। राज्य के शासन के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि संसद का सत्र न चल रहा। अब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, है ना, और राष्ट्रीय आपातकाल में भी पढ़े हो कि राष्ट्रपति न सिर्फ केंद्र के लिए बल्कि राज्यों में भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ भी वही देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बात क्लियर हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। चूंकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी है, नहीं भंग हो चुकी। उस समय उस विधानसभा की सारी शक्ति कहाँ है? केंद्र में है, मतलब संसद के पास है। और संसद मान लो संसद विधि बनाएगा, जो भी आप विधि बनाएगा, जो भी काम विधानसभा कर रहा था उस राज्य के लिए, वो काम कौन करेगा? संसद करेगा।
अगर संसद ने प्रत्यायोजन नहीं किया है, अगर संसद ने प्रत्यायोजन कर दिया शक्तियों का, तो कौन करेगा फिर? राष्ट्रपति करेगा। तो भाई राज्य की संचित निधि से धन तो विधान मंडल का वो जो वही प्रक्रिया विनियोजन विधेयक पारित कर ही निकलेगा ना पैसा, लेकिन विधानसभा चूंकि भंग है तो फिर अब इसके लिए अनुमति कौन देगा? पूरा कौन देगा? संसद देगा। अब लेकिन संसद ने प्रत्यायोजन कर दिया तो कौन देगा? राष्ट्रपति। अब राज्य में भी कानून की ज़रूरत है, त्वरित कानून की ज़रूरत है, तो इसलिए कौन अध्यादेश कौन जारी करेगा? उस समय विधानसभा की सारी शक्ति संसद में चली गई। अब मान लो उस समय लोकसभा सत्र में नहीं है, अध्यादेश की जरूरत पड़ी, तो राष्ट्रपति फलाना राज्य के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ कि नहीं? है ना? राष्ट्रपति की शक्ति राज्य आपातकाल में, अब राष्ट्रपति की ही शक्ति देख लो। राज्य सरकार के सारे कार्य तथा राज्यपाल सहित सभी के कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है ना? ये तो स्पष्ट हो गया आप चुको। घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की समस्त शक्तियों का प्रयोग संसद करेगी। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है ना, घोषणा कर देंगे कि राज्य की समस्त विधायी शक्ति, अब इस राज्य के लिए विधि कौन बनाएगा? संसद। राज्य के समस्त निकायों तथा प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकते हैं। समस्त निकाय, पंचायत, नगर पालिका, सब निकाय है ना, इन सब के क्या बोल रहा है? संवैधानिक प्रावधान जो भी हैं सभी निलंबित की जाती है, लेकिन एक का नहीं कर सकते। किसका? उस राज्य के हाई कोर्ट के संवैधानिक शक्तियों को कोई निलंबित नहीं कर सकता, ये हमेशा एक्टिव रहेगा। समझ आता सुनोनी? आए इतना सीरियस तो रहती है हमेशा। आए तो यहाँ का है, या तो समझ में नहीं आ रहा है, तेरे शक्ल से लग रहा है नहीं आ रहा। अब ओवर हो रहा है। What do you mean? You need a break? Okay, it's the time to take a break. नहीं यार, लेना का? हाँ यार है। ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक, किट कैट ब्रेक। ओवर हो रहा है, अभी शुरू नहीं किया और ओवर होने लगा है। नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। एक समय आएगा तब बोलूँगा। क्या है, मैं जान जाता हूँ 2-3 दिन में सब, लेकिन इसको बोल नहीं सकता ना, बोलूँगा चढ़ बैठेगी, या तो रोने लगेगी, मेरे ऊपर मेरे पति को ही विश्वास नहीं है, ऐसा वैसा। क्या पता, देखते हैं, कोशिश करता हूँ। सिग्नल नहीं दे रही, जब चालू होकर आई है ना तब से मेरे को जरा भी सिग्नल नहीं मिला कि ये पीएससी की तैयारी कर सकती। तो सही बताऊँ, अब मैं बड़ा स्पष्ट वक्ता हूँ। घर में एक बार बोल दिया था, तो मेरी माँ ही मेरे ऊपर चढ़ दी है कि तू पहले से ही उसको हतोत्साहित कर दे रहा है। बुलाती है मगर मैं चला गया था गलती से। आओ, राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये फंसाने वाली लाइन है, ये याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगे तो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निलंबित नहीं होते। ठीक, राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात उच्च न्यायालय के संवैधानिक स्थिति या शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक और चीज़ ध्यान रखो, वहाँ देख लेते अपन, राष्ट्रपति सारे संवैधानिक निकायों की, सारे निकाय जो राज्य में है उनके संवैधानिक शक्तियाँ छीन सकते हैं, सिवाय उस राज्य के उच्च न्यायालय को छोड़कर, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव पारित करती है। अब इस समय विधानसभा है ही नहीं,
लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा इसका मतलब थोड़ी है कि राज्य का बजट पारित नहीं होगा। भाई वो राज्य का शासन तो चलाने के लिए बजट चाहिए, तो उस समय कौन करेगा? संसद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव पारित करती है। राष्ट्रपति या संसद अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभावी रह सकता है जब तक राज्य विधायिका द्वारा उस कानून को बदला या वापस नहीं लिया जाता, अर्थात निरस्त नहीं कर दिया जाता। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उस समय आपको पता है कि उस राज्य के लिए कानून संसद बना सकती है या राष्ट्रपति बना सकते हैं, या राष्ट्रपति जिसे प्रत्यायोजित कर दे वो बना सकता है। राष्ट्रपति शासन उस राज्य में समाप्त होने के पश्चात यथावत वो विधियां जो बनाई गई हैं राष्ट्रपति शासन के दौरान वो बनी रहेंगी। कब तक? जब तक उस राज्य में चुनाव नहीं होता, नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता और वो विधायिका उस कानून को बदल न दे या वापस नहीं ले ले कि नहीं भाई ये कानून हमारे यहाँ काम नहीं करेगा, या फिर निरस्त नहीं कर देती, तब तक वो यथावत जारी रहेंगे। राष्ट्रपति शासन में राज्य के लिए संसद राष्ट्रपति द्वारा बनाए कानून को संबंधित राज्य विधायिका पुनः लागू कर सकती है। उन्हें पुनः लागू भी राज्य चाहे, राज्य विधायिका चाहे, वहाँ कानून अच्छा लग रहा है उनको तो वो फिर से दोबारा लागू कर दे। ठीक। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि बार बार आप ईयर तो रटा गया होगा। 1978 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा की परिधि में है। हमने क्या सुना, क्या देखा, वो ये कि राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार या अन्य किसी स्रोत के अनुसार राष्ट्रपति को ये जानकारी मिलती है और राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं कि फलाना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तो वो जो संतुष्टि है ना, वो न्यायिक समीक्षा की परिधि में है। क्यों बताता हूँ आपको। वो जो अन्य बोला ना, अन्य स्रोत, जानते हो वो क्या है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। क्योंकि आपको पता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, है ना। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने दुर्भावनावश यदि ये परामर्श दिया हो तो कर सकती है ना। केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है, राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो राजनीतिक षड्यंत्र भी तो हो सकता है ना। इसीलिए वो न्यायिक समीक्षा की परिधि में है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इस बात की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं कि कहीं दुर्भावनावश तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। क्लियर है। मणिपुर सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, अब तक 10 बार तो है, इसमें है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी। याद रखना, संज्ञा। तो किस अनुच्छेद को, यानी कि राष्ट्रपति शासन को किसकी संज्ञा दी गई है? मृत पत्र की। किसने दिया है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। क्या बोला उन्होंने? मृत पत्र कहने का अर्थ देखो कि केंद्र को अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रपति शासन नामक हथियार का उपयोग करना चाहिए, है ना। इसे तब तक इसे मृत पत्र की तरह माना जाना चाहिए, अंतिम विकल्प के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, कभी प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए, और यदि इसका प्रयोग करना भी हुआ तो इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही होना चाहिए। ये इनका अर्थ है। मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अंतिम विकल्प के रूप में ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राज्य में सरकार निलंबित हो, बर्खास्त हो, वरना अधिकार तो उनका भी है। संविधान ने राज्यों को भी अधिकार दिया है ना। वहाँ भी सरकार होगी, बहुमत की सरकार होगी। तो दुर्भावनावश इसका अत्यधिक इस्तेमाल ना हो सके, इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब संविधान ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने कहा कि 356 मृत पत्र की तरह होना चाहिए, इसे डेड लेटर मानना चाहिए। एक तो इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, और इसका इस्तेमाल भी हो तो अंतिम विकल्प के रूप में। मतलब अब उस राज्य में कोई विकल्प नहीं बचा राष्ट्रपति शासन लगाने के सिवा, तभी लगाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं,
अगर केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग राजनीतिक दल का सरकार है, तो वो कोई मौका छोड़ेगी नहीं, है ना। बोमई मामला 1994, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? अगले पेज पर, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बोमई केस 1994 में निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब संवैधानिकता की जांच हो सकती है। दूसरा, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है, केंद्र में राजनीतिक सत्ता बदली, कोई नया दल आया, तो उसे राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। प्राप्त लिख दिए पगली, अर्थ का अनर्थ कर दिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है कि राज्य में, किसी राज्य में अन्य राजनीतिक दल की सरकार और केंद्र में राजनीतिक दल की सरकार बदल गई तो फिर क्या होगा? वो षड्यंत्र पूर्वक उस राज्य में कोई न एन केन प्रकारेण ये षड्यंत्र रच सकती है कि उस राज्य में वो सरकार किसी तरह गिर जाए, फिर से चुनाव हो और उस राजनीतिक दल की ही सरकार राज्य में स्थापित हो। ठीक, आइए, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 300 चलो आज यही समाप्त कर देता हूँ, है ना। तो आपका सुन लो, मेगा टेस्ट संडे को जो है सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री और संविधान का भाग 5, 6 सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और ये जो आपातकाल हुआ इस मेगा टेस्ट में आपके नहीं है, ये अगले वीकली टेस्ट में शामिल होगा, ये पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका सिलेबस और इसकी तैयारी पुख्ता कीजिए, सॉलिड। अच्छा, पूरी संभावना है कि सोमवार से आपके 2 विषय शुरू हो जाए। ठीक, मैं इसको इसलिए घसीट रहा हूँ 2 क्लास, क्योंकि मुझे भाग 5, 6 मतलब आपका संविधान 90% मुझे आप लोग जो कर चुके हो वो ख़त्म करना है, इसलिए चल रहा है। ये संभव हो सकता है कि ये आपातकाल ख़त्म हो जाएगा, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो आपका 90% संविधान पूर्ण हो जाएगा पीएससी और यूपीएससी तक के लिए। तो मेरा ये कोशिश है। इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे आपका आर्थिक नहीं हुआ है ना, यहाँ इंडियन इकोनॉमी नहीं हुआ ना, इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ आपके जो 2 नए विषय जो टारगेट में है वो हैं। तो संभवतः आपका अगले सोमवार बुधवार तक दोनों विषय फ्लो में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तब तक मेगा टेस्ट की तैयारी कीजिए। अब अगर होगा तो कुजूर मैडम पढ़ाएगी, मैं छत्तीसगढ़ पकड़ूँगा। छत्तीसगढ़ पे थोड़ा जान लगाना पड़ेगा। ताज़ा रहेगा, एससी फ्री देने वाले हैं ना, उनके लिए काम का विषय है, क्योंकि ज़्यादा बेटे थे। कम होने से जैसे समझा देता हूँ। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं और दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। जब चुनाव हो रहा है तो पता चला उसी समय कि लोकसभा के 2 सांसद निकल गए, तो रिक्त हो गए, तो निर्वाचक मंडल अपूर्ण नहीं होगा, तो उस समय नहीं होगा, मान्य होगा, चुनाव होगा। और अगर कोई लोकसभा विघटित हो गई है तो हाँ उस टाइम पे राष्ट्रपति तो भी होगा राष्ट्रपति चुनाव। निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव मान्य होगा। जितने भी उस समय है वो मतदान करेंगे और उसमें राष्ट्रपति चुन लेंगे। ये सर, और वो मुख्य न्यायाधीश का जब शॉर्टकट का नोटिस देंगे तो उस टाइम पे आगे फिर नई लोकसभा बनेगी, वो उसको हटाने का प्रस्ताव फिर संचालित
वाला वो बच ही गया, वो आया नहीं कैसे? तो आएगा, समझा तो दिया। चलो कैसे भी समझ जाओ, कर लो मुश्किल।